नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। कल्पना कीजिए अगर आपकी नौकरी स्थायी नहीं है, आमदनी हर महीने बदलती रहती है या आप किसी कंपनी के कर्मचारी ही नहीं, तब बुढ़ापे में आपकी पेंशन का सहारा क्या होगा? इसी बड़े सवाल का जवाब तलाशने में जुटी है मोदी सरकार। श्रम मंत्रालय अब ईपीएफओ के तहत एक ऐसी यूनिवर्सल और फ्लेक्सिबल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है जिसमें नौकरी पेशा, गिग वर्कर, फ्रीलांसर, दुकानदार और स्वरोजगार करने वाले लोग भी अपनी सुविधा के अनुसार पेंशन के लिए बचत कर सकेंगे। यानी जब कमाई हो तब योगदान करें, जब संभव हो तब पैसा जमा करें और रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का इंतजाम करें। अब प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये योजना लागू होती है तो क्या ये देश के करोड़ों असंगठित और गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव साबित होगा या नहीं। तो चलिए पूरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरे विश्लेषण में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले यूनिवर्सल और फ्लेक्सिबल पेंशन स्कीम को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे E20 पेट्रोल पर आए पड़े अलर्ट की और अंतिम में चर्चा करेंगे सहारा से जुड़े 14,000 करोड़ के विवाद की। खबरें ये आ रही हैं कि सेबी ने सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 4 मैनेजर्स और कंपनी सेक्रेटरी को मिली राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। केंद्र सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय एक नई यूनिवर्सल और फ्लेक्सिबल पेंशन स्कीम लाने पर विचार कर रहा है। कहा जा रहा है कि इसका उद्देश्य देश के करोड़ों लोगों, खासकर असंगठित क्षेत्र, गिग वर्कर्स और स्वरोजगार करने वालों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देना है। प्रवीण सर, अभी ये प्रस्ताव किस स्तर पर है और इस पर विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन क्या होगी नई पेंशन स्कीम की सबसे बड़ी खासियत, किन लोगों को फायदा होगा, ये हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल विशाल, देखिए एक तो बात यह है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी कितना भी अमाउंट किसी भी वक्त, जब आपके पास सरप्लस अमाउंट है, मान लीजिए महीने के आखिर में आपके पास पैसा आता है 1 तारीख को और उसके बाद महीने के आखिर तक आपके पास 2,000 5,000 जो सरप्लस फंड बचा, आपको लगता है कि अब इस पैसे का मेरे पास इस्तेमाल नहीं है, इसको इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो आप उस पैसे को अपनी पेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकें या इन्वेस्ट कर सकें। इस तरह की सहूलियत या फ्लेक्सिबिलिटी सरकार देना चाहती है और इससे रिलेटेड पूरा प्लान सरकार ने एक बनाया हुआ है। अब दूसरी बड़ी बात इसकी ये है कि साहब, कोई भी व्यक्ति चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हो चाहे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हो, संगठित हो या असंगठित क्षेत्र का मजदूर हो, किसी भी व्यक्ति को इसमें पार्टिसिपेट करने की इजाज़त है जी। ये एक बड़ी चीज़ है इसका, इस स्कीम की। ईपीएफओ इसको मैनेज करेगी। ईपीएफओ के तहत अभी जो ईपीएस की स्कीम चलती है उसके जो पार्टिसिपेंट हैं या उसके जो लाभार्थी हैं वो सिर्फ वो लोग हो सकते हैं जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। यहाँ ये जो स्कीम है ये किसी एक एम्प्लॉयर तक भी बंधी हुई नहीं है। आप एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर के पास चले गए, फिर आपने मान लीजिए काम नहीं किया, आप एक्सटेंडेड पीरियड तक आप डिपॉजिट यहाँ पर या इन्वेस्ट नहीं कर पाए, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रहेगा। एक जिस तरह से एक यूएएन नंबर होता है जी उसी तरह का एक अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ मिलेगा। आधार के जैसा एक अकाउंट नंबर मिलेगा जो आपके पूरे पैसे के लेन देन, हिसाब किताब सबको यहाँ पर आपको जहाँ पर सब चीज़ें जानकारी मिलेंगी जी। और एक लास्ट में बड़ी चीज़ ये है कि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी इसका पैसा निकालने के वक्त होगी। 60 साल की उम्र के पे जब आप इसका विड्रॉल करेंगे तो आपके पास ऐसा बताया जा रहा है कि 2 ऑप्शन होंगे। चाहे तो आप एक सर्टेन अमाउंट जो है वो निकाल लीजिए जी सर और पेंशन ले लीजिए, या फिर आप कुछ अमाउंट इसमें छोड़कर 10 से 15 साल का पीरियड के लिए कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि प्रवीण सर ने कहा कि किन लोगों को मिल सकता है फायदा, तो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर, गिग वर्कर्स यानी स्विगी, जोमेटो, उबर, रैपिडो आदि से जितने जो जुड़े हुए लोग हैं उनको बड़ा फायदा होगा। स्वरोजगार करने वाले लोग, छोटे दुकानदार, फ्रीलांसर हैं, ऐसे लोगों को अभी तक औपचारिक रूप से अगर पेंशन योजना से नहीं जुड़े हुए थे उनको भी बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। लेकिन इसी के साथ 1-2 प्रश्न आ रहा है प्रवीण सर। कहा जा रहा है कि क्या ये यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जैसी स्कीम होगी या नहीं। कहा जा रहा है कि नहीं, दोनों अलग अलग योजनाएं होंगी। इस पूरे मामले को भी समझाइए। नहीं, देखिए, एक तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार लाई सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो वो तो बिल्कुल अलग है। इसको एक अलग तरह से यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसलिए सरकार कह रही है
कि आप यहाँ पर किसी भी सेक्टर में काम करते हो, चाहे दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे गिग वर्कर हो, आप कोई भी समाज के कोई भी वयस्क व्यक्ति यहाँ पर एनरोलमेंट करा सकता है और अपना रिटायरमेंट के लिए पैसा सेव कर सकता है। एक और जो बड़ा फीचर है इस स्कीम का वो ये है कि इसमें मिलने वाला ब्याज जी वो ईपीएफ के ब्याज से विशाल लिंक्ड होगा। यानी Okay. अभी जो ईपीएफओ मेंबर्स को जो हर साल ब्याज सरकार देती है वही ब्याज यहाँ पर भी दिया जाएगा। तो एक एश्योरिटी आपको हर साल रहेगी कि इतना ब्याज हमको मिला है पिछले साल का। ओके सर, एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि यूपीएस को मान लीजिए ऑपरेट करना या संचालन करना उसको पीएफआरडीए करता है, तो सर ये जो नई प्रस्तावित जो स्कीम है इसको ईपीएफओ के जिम्मे रखा गया है। बिल्कुल। तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि ईपीएफओ को ही सरकार ने क्यों चुना, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? क्या देश में बड़ा नेटवर्क है, करोड़ों सदस्य हैं, इसलिए ईपीएफओ को चूज? बिल्कुल, ऑलरेडी देखिए पेंशन स्कीम को चला रही है ईपीएफओ, तजुर्बा है, तमाम करोड़ों जो है कर्मचारी, 6-7 करोड़ तो आप समझिए फॉर्मल सेक्टर के कर्मचारी हैं जिनका पैसा मैनेज किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक रिलायबल, एक सरकार का सीधा सीधा लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, तो सरकार का यहाँ पर भरोसा है जी। लेकिन इससे अलग एक सवाल है विशाल, और जो ज़्यादा बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर इस तरह की सरकार, जिसको मान लीजिए जो खबरों में जिस तरह की बात आ रही है कि साहब एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार इसको कह रही है ताकि हर व्यक्ति को इसमें शामिल किया जा सके, उसकी आखिर ज़रूरत क्या है? क्योंकि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनको आप ईपीएफओ में तो हैं ही, उसके साथ ईपीएस के तहत आप गारंटीड पेंशन अभी मान लीजिए 1,000 रुपये दे रहे हैं, आगे चलकर उसको बढ़ाने की बात है, 7,500 होगा, 5,000 होगी या 10,000 रुपये होगी। उसके अलावा आप एनपीएस चला रहे हैं जो एक तो सरकारी कर्मचारियों के लिए, दूसरी आम लोगों के लिए एनपीएस है जिसमें कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग पार्टिसिपेट कर सकते, इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग भी पैसा लगा सकते हैं। जितना मर्जी उतना पैसा डाल भी सकते हैं, जब चाहे आप डालिए, जब चाहे आप उसको मतलब आप पैसा उसमें डाल सकते हैं जी। और सेम जो विड्रॉल का है कि साहब मैक्सिमम आप 80% तक रिटायरमेंट पर निकाल सकते हैं, 20% आपको एन्युटी के लिए इस पैसे को रखना पड़ेगा। तो तीसरी चीज़, इसमें आपको तमाम तरह के ऑप्शन भी मिलते हैं। जब आप एनपीएस में पैसा लगाते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि साहब ऑप्शन ई है कि आप इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इक्विटी के इन्वेस्टमेंट के मैं जो रिटर्न है उसको देख रहा था, तो वहाँ पे जो अलग अलग फंड मैनेजर हैं यहाँ पर, उसमें 14.5%, 15% तक का रिटर्न दिया गया है। ईपीएफओ ने जो ब्याज दिया है वो 8% ही दिया है। तो ऐसे में जब ऑलरेडी आपके पास एक एनपीएस जैसी बड़ी स्कीम मौजूद थी, तो एक और स्कीम को लाने का प्लान बनाना या लाने की अगर संकल्पना सरकार के दिमाग में है तो उसकी ज़रूरत क्या है? एक एपीवाई चल रही है पहले से, अटल पेंशन योजना। ईपीएफ के जरिए आप ईपीएस चला रहे हैं, एनपीएस चला रहे हैं, अटल पेंशन योजना चला रहे हैं, और अब आप एक यूपीएस लेकर आने की, तो ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स असल में यहाँ पर होती हुई विशाल। सर आपने बहुत सही मुद्दे को उठाया, और इसी में मेरा अगला प्रश्न ये था कि सरकारी कर्मचारी वर्ग से भी जब मैं बात करता हूँ तो वो भी कहते हैं कि देखिए ओपीएस है, एनपीएस लाई सरकार, अब फिर यूपीएस लाई, समझ में नहीं आता है कि मतलब इतना कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है। और इसी के साथ एक प्रश्न मेरा आपसे और ये भी रहेगा कि क्यों नहीं सरकारी और गैर मतलब जो नॉन गवर्नमेंटल लोग हैं उनके लिए एक पहली बात भी चल रही थी कि एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जो है यूपीएस के तौर पर बनाने की बात कही जा रही थी, तो वो प्रोजेक्ट कहाँ स्थल हो गया? दरअसल वो यही प्रोजेक्ट है जो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का जो प्रोजेक्ट है, असल में वो यही स्कीम है जिसको यूनिफाइड पेंशन तो सब पुराने जितने भी जो पेंशन स्कीम्स चल रहे हैं सर, उनको क्यों ना मर्ज कर एक ऐसा स्कीम बनाया जाए जिसको तो जो है अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जा सके। देखिए, मुझे लगता है कि जब ऑलरेडी आपके पास एनपीएस है जिसमें आप सरकारी जो जीसेक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उसका भी ऑप्शन चुन सकते हैं, डेट का ऑप्शन चुन सकते हैं जिसमें आपके कॉरपोरेट बॉन्ड और बाकी चीज़ें आ जाती हैं, एफडी आ जाती हैं, उसके तहत आपको 8-9% का रिटर्न मिल रहा है। तो ऐसी क्या ज़रूरत है कि ईपीएफ से लिंक्ड एक स्कीम बनाना जिसका ब्याज माना जा रहा है कि ईपीएफ का पे जो ब्याज मिलेगा वही दिया जाएगा जी। क्या सरकार लंबे वक्त की पूंजी इकट्ठा करना चाहती है जिसमें केवल एक कंपोनेंट बड़ा ये है कि आपकी जब मर्जी आपको हो तब आप उठाकर उसमें पैसे डाल सकते हैं? जी।
और आप बहुत लंबा पीरियड अगर गैप भी रखते हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं होगा। तो इन फीचर्स को आप एनपीएस में भी इंक्लूड कर सकते हैं। जी। तो मुझे लगता है कि एक अतिरिक्त स्कीम को लेकर आने, उसको मैनेज करने का खर्च, तमाम तरह की चीज़ें करने से अच्छा है कि एनपीएस में जहां लगता है कि सुधार की ज़रूरत है, और पिछले अगर आप एक साल को देखेंगे 2025 में तमाम तरह के सुधार एनपीएस में किए गए हैं, विड्रॉल से लेकर बाकी तमाम आपके पैसे लगाने के तरीके, इन सब चीज़ों को ज़्यादा उदार बनाया गया है। आप ज़्यादा पैसा इक्विटी में डाल सकते हैं, इक्विटी का दायरा बड़ा करने की बात है। तो नई एक स्कीम लाने का मुझे कोई बहुत ज़्यादा मकसद समझ में आता मर्जिंग ऑफ नहीं। द पेंशन स्कीम पर आपका एक लास्ट कमेंट सर, क्या नहीं सब खत्म कर देना चाहिए तामझाम को? उसमें थोड़े चैलेंजेस आएंगे कि सरकारी के लिए क्या करना होगा, गैर सरकारी के लिए क्या करना देखिए, होगा। सरकारी जो स्कीमें हैं सरकारी सेक्टर के जैसे लिए, OPS, आप MPS, उनको आप सरकार के कर्मचारी और वर्सेस आम लोग या आम कर्मचारी, इनको आप जरूर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि दो अलग अलग तबके हैं, दो अलग अलग तबके रहने दिए जाएं। लेकिन जो बाकी का जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो लोग हैं, उन सबको मिलाकर आप एक स्कीम दे सकते हैं। एग्जैक्टली। उसमें अगर सरकार को अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़े, सरकार अपना कंट्रीब्यूशन दे। क्या ऐसा पर्पस तो नहीं है कि यहाँ पे आप ईपीएफ जैसी एक स्कीम लेकर आए और जो लोग अब तक किसी पेंशन स्कीम में नहीं हैं उनको एक नया सा सपना दिखाया जाएगा और पता चला कि तमाम लोग उसमें पैसा लगाने लगे, सरकार को लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मिल जाए। और सरकार ब्याज कितना देगी आपको? 8%, मान लीजिए 8.25% अभी ब्याज मिल रहा है जी। ब्याज दरें धीरे धीरे इस तरह से हैं कि कम हो रही हैं। तो उसको आपको लेकर आने का क्या पर्पस? सरकार के लिए एक और जो रेवेन्यू का या एक और कैपिटल का पूल इकट्ठा करना है जी। ये चीज़ असल में थोड़ा सा सवाल पैदा करती है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्या आने वाले वर्षों में भारत की सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां पेट्रोल नहीं बल्कि एथनॉल से दौड़ेंगी? एक तरफ सरकार ने 100% एथनॉल यानी E100 फ्यूल पर चलने वाले वाहनों के लिए नियमों को मंजूरी देकर ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया, तो दूसरी तरफ बीमा कंपनियों ने चेतावनी दी है कि E20 के लिए तैयार नहीं होने वाली पुरानी कारों में एथनॉल मिक्स्ड पेट्रोल का इस्तेमाल महंगा पड़ सकता है और इंश्योरेंस क्लेम तक खारिज हो सकता है। ऐसे में देश के करोड़ों वाहन मालिकों के लिए जो है एक बड़ा सवाल है, एथनॉल क्रांति के इस दौर में उनकी कार कितनी सुरक्षित है और क्या करना चाहिए। प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे कि E20 से लेकर E100 तक का पूरा कैलकुलेशन पहले आप समझाइए सर, और फिर जो सरकार की नई रणनीति है और वाहन मालिकों के लिए इससे जुड़े जरूरी जोखिम क्या है और चैलेंजेस क्या हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, सब चीज़ों को पर्दाफाश कीजिए सर। नहीं, देखिए, एक जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का एक जो नया बयान आया है कि साहब हम E20 जो कंप्लाइंट व्हीकल नहीं हैं उनमें अगर इससे संबंधित अगर जो कोरोजियन हुआ आपका या जो पार्ट पुर्जे खराब होने जैसी समस्याएं हैं, तो उसके लिए आप अगर क्लेम मांगने जाएंगे कंपनी से तो हो सकता है आपको उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाए, क्लेम ना मिले। तो ये ऐसे तमाम जो व्हीकल ओनर्स हैं जिनकी गाड़ियां E20 पेट्रोल पर चलने लायक नहीं हैं, क्योंकि अप्रैल 2023 से पहले इस तरह की गाड़ियां बन ही नहीं रही थी जी। तो ऐसे तमाम जो लाखों करोड़ों जो ओनर्स हैं गाड़ियों के, उनके लिए एक बड़ी जो है चिंता की स्थिति पैदा हो गई है। चलिए, किन कार के मालिकों को जो है सबसे ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है वो समझ लेते हैं। जैसा कि सर ने कहा कि अप्रैल 2023 से पहले की बनी पेट्रोल कारें, पुराने मॉडल की जितनी भी गाड़ियां जो अभी सड़कों पर चल रही हैं उनको, और वो गाड़ियां जिनके निर्माता ने अभी तक, जो मैन्युफैक्चरर्स ने कह दिया है या अभी तक नहीं बताया कि उनकी जो है गाड़ी E20 कंप्लाइंट है या नहीं, उनको ज़रा जो है वो दिक्कत होने वाली है। अब सर मान लीजिए इंश्योरेंस पॉलिसी रद्द हो जाएगी सर, तो क्या होगा फिर? आम जनता की तो जेब ढीली होगी। पॉलिसी रद्द नहीं होगी। पॉलिसी अगर देखिए, इंजन में इसकी वजह से जो आपके रबर पार्ट हैं या जो फ्यूल सप्लाई करने वाली पाइप हैं उनमें जो जंग लगना या इस तरह की दिक्कतें जो पैदा होंगी, अगर आप उसका क्लेम लेने जाएंगे तो हो सकता है कि बीमा कंपनी आपको मना कर दे। और चूंकि एक कंपनी ने अब इसका ऐलान किया है, आप ये मानकर चलिए, क्योंकि कस्टमर्स की शिकायतें बार बार आ रही हैं इस चीज़ को लेके कि साहब गाड़ी का माइलेज तो कम हुआ ही है, बाकी गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, गाड़ियों को टो करके ले जाना पड़ रहा है।
तो अब तमाम जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो ऐसी गाड़ियों को बीमा देने से इनकार कर सकते हैं। सर एक मीम कहिए या एक खबर मैंने भी देखी थी कि सरकार जब कह रही थी कि 20 रुपये सस्ता मिलेगा ज़्यादा अगर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है, तो एक जनता ने कहा कि भाई 20 रुपये आप सस्ता तो दे रहे हैं लेकिन माइलेज भी 30% जो है कम हो गया, तो वैसे में क्या ही फ़ायदा हुआ आपके इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का। हालांकि सरकार का उस पर कई तरह का तर्क है कि पर्यावरण जो है उसको लेकर ये कम की जा रही है, या 89% के आसपास जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल उसमें कमी आएगी। लेकिन कितना तर्क जायज़ होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सर मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि E20 से पुरानी गाड़ियों को जो है बड़ा नुकसान हो रहा है, फ्यूल पाइप और रबर पार्ट्स पर असर पड़ रहा है, फ्यूल पंप की समस्या आ रही है, इंजेक्टर में खराबी आ रही है, कोरोजन की समस्या जैसा कि आप कह ही रहे हैं सर, जंग लग जा रहा है, माइलेज में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो सर जब हम लोग E20 कार के लिए रेडी ही नहीं थे तो इसको इम्प्लीमेंट करने की या इसकी प्रस्तावना क्यों रखी गई है सर? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि एक ऑप्शन के तौर पर सरकार रखती, क्योंकि सरकार अब इस जो और है ज़्यादा एथेनॉल ब्लेंडेड वाले फ्यूल की तरफ उस पर ज़्यादा तेज़ी से कदम उठा रही है। और पिछले हफ्ते के आखिर में नितिन गडकरी साहब का एक नागपुर से बयान आया, उन्होंने कहा कि साहब मैंने पिछली रात को ही E100 के रेगुलेटरी नॉर्म्स के लिए जो है अप्रूवल दे दिया है। यानी अब E100 कंप्लाइंट व्हीकल जो है पूरी तरह से एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां अब जो मैन्युफैक्चरर किस तरह से बना सकते हैं, उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, उन तमाम चीज़ों को, लीगलिटी को, सबको मंजूरी सरकार की तरफ से मिल गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले कुछ महीनों में ही तमाम जो कार कंपनियां, टोयोटा और बाकी, वो इस तरह की E100 वाली गाड़ियां बनाना शुरू कर देंगी जी। अब इससे सवाल एक ये पैदा होता है विशाल कि जो जिन लोगों की ने गाड़ियां अप्रैल 2023 से पहले खरीदी, या जिसकी गाड़ी जो है वो E10 कंप्लाइंट थी कि साहब 10% तक ही केवल एथेनॉल हो, उसके बाद अगर ज़्यादा होगा तो आपकी गाड़ी में दिक्कतें आने लगेंगी। जब गाड़ी के फ्यूल टैंक के ऊपर ये बात साफ तौर पर लिखी है कि साहब ये अब गाड़ी के मैनुअल में ये बात लिखी है कि आपकी गाड़ी E10 से ज़्यादा ब्लेंडेड फ्यूल पर चलेगी नहीं, तो ऐसे व्हीकल्स को आप ज़बरदस्ती E20 या उसके ऊपर ग्रेड वाला तेल बेचेंगे अगर, तो उसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? और क्या इस तरह के गाड़ी वालों को, क्योंकि संख्या करोड़ों में होगी पेट्रोल व्हीकल्स की, उनको उनके लिए क्या या आप अलग से ऑप्शन क्या नहीं दे सकते? अगर आप इतनी बड़ी एक्सरसाइज एक करने जा रहे हैं E20 की, ठीक है मान लिया कि सरकार देश में ऑयल इंपोर्ट को ख़त्म करना चाहती है धीरे धीरे, लेकिन उसका किसी भी व्यवस्था को लागू करने का एक तरीका होता है कि आप फिर थोड़ा इन्वेस्टमेंट ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को करने के लिए भी बोलिए कि साहब जो E20 पेट्रोल है उसके लिए आप अलग एक डिस्पेंसर लगाइए, तो E20 वाले वहाँ से ले लें, बाकी के जो जिसकी गाड़ी अप्रैल 2023 से पहले की वो अपनी गाड़ी 100% पेट्रोल पर, जैसे अभी देखने को मिलता है सर, स्टेशन पर हम लोग जाते हैं, डीजल के लिए अलग लाइन होती है, पेट्रोल के लिए अलग लाइन होती है, ठीक उसी तरह आप कहना चाह रहे हैं कि E20 के लिए हो जाएगी। आप आगे तो भविष्य में कह रही है सरकार E30, E40, 50, 100 की बात करें तो 85 जी, तो वैसे वैसे अलग अलग के लिए तो ये माना जा रहा है कि अलग स्टेशन ही बनाने की बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही पूरा अलग होगा, जहाँ फ्लैक्स फ्यूल वाला स्टेशन, जो फ्यूल स्टेशन है वो सेपरेट फ्यूल स्टेशन होगा। वो बात ठीक है कि आपकी गाड़ी फ्लैक्स फ्यूल पे चलने की काबिलियत वाली है, अब वहाँ E85 हो, E30 हो, E27 हो, किसी भी ग्रेड का आपका जो कंपैटिबिलिटी है वो आप वहाँ से तेल भरा सकते हैं। लेकिन जिनकी गाड़ियाँ 2023 से पहले की हैं, कम से कम उन गाड़ियों में अब इस तरह की अगर दिक्कत आ रही तो या तो सरकार, हालांकि पिछले साल सरकार ने इस बात को कहा था कि साहब आपकी गाड़ी में अगर कोई खामी आती है इंजन में तो बीमा कंपनी उसका क्लेम देने से इनकार नहीं कर सकती, लेकिन ICICI लोम्बार्ड कह रहे कि नहीं, ऐसा सरकार ने कुछ नहीं कहा कि हम इसको क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं दोनों पार्टियां बैठकर इस मुद्दे का हल निकालें? बिल्कुल। अब चक्कर क्या है कि OMCs पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा रही, बीमा कंपनियों पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा रही। बीमा कंपनियों का भी तर्क एक तरह से सही है, उनका कहना है कि साहब जो गाड़ी जिस फ्यूल के लिए बनी नहीं है, मान लीजिए पेट्रोल की गाड़ी में अगर आप डीजल भरवा दें या डीजल से चलने वाली गाड़ी में आप पेट्रोल भरवा दें और फिर कहें कि इंजन खराब हो जाएगा तो क्लेम आपको देना पड़ेगा, तो कोई बीमा कंपनी ऐसा किसी चीज के लिए जो कंप्लायंट ही नहीं है उस चीज को के लिए क्लेम क्यों देगी जी? उनका बिजनेस मॉडल फिर खराब होगा। तो या तो सरकार, OMCs और इंश्योरेंस कंपनियां ये एक पेज पर आ जाएं,
क्योंकि अब इस पूरी कहानी में पिस रहा है दरअसल एक आम कार ओनर या एक आम मोटरसाइकिल या टू व्हीलर ओनर। सर जो ये मसला ज़्यादा जो बड़ा है। आज से 6 महीने पहले 7 महीने पहले जिसने गाड़ी खरीदी सर, जो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की वजह से, वो भी पिस रहा है सर कि उसकी बल्ले बल्ले अभी नहीं, है। वो गाड़ियां देखिए अप्रैल 2023 के बाद तो सारी गाड़ियां E20 कंप्लाइंट हैं। लेकिन जब अब E100 उससे आगे आएगी, के E85 आएगी, कंप्लाइंट नहीं है। E25 अगर लेकर आया जाता और उसके लिए सेपरेटली ऑप्शन नहीं दिया जाता, और इसीलिए ये बात भी आ रही कि सरकार E25 को लेकर थोड़ा स्लो मोड में है कि धीरे धीरे काम किया जाएगा, चीज़ें पहले व्यवस्थित हो जाएं। चलिए सर, आपसे न्यूज़ रूम में भी चर्चा हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, आप बता रहे थे मुझे कि विशाल इस तरह का कन्फ्यूजन है ऑटो इंडस्ट्री में, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स में, कार खरीदारों में, और जिनके पास पुरानी गाड़ी उनके। तो सर केपेक्स वेपेक्स को लेकर आप मामला समझा रहे थे कि ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के दिमाग में तुम सोचो कितनी बड़ी उलझन होगी, कितना उनको पैसा लगाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उस हिसाब से जो है मॉडिफाई करनी होगी, उस हिसाब का R&D करना होगा। ये मामला क्या था, वो भी हमारे व्यूअर्स को समझाइए। नहीं, बिल्कुल देखिए, कन्फ्यूजन 2 लेवल पर है। सरकार की पॉलिसी के कन्फ्यूजन तो अलग छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकार ने, अब आप ऐसे समझिए कि किसी कार ओनर जिसके पास मान लीजिए डीजल व्हीकल है और BS3 का व्हीकल है, आपने उसको 2017-18 में परमिशन दी कि आप गाड़ी खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम 10 साल का आपको रोड टैक्स और सारी चीज़ें आप भरिए, गाड़ी खरीद लीजिए। जब आदमी कोई रोड टैक्स भरता है, इंश्योरेंस लेता है, गाड़ी खरीदता है, सरकार को सारे GST और तमाम चीज़ें देता है, उसका मतलब ये होता है कि सरकार आपको गाड़ी चलाने की एक गारंटी दे रही है, परमिशन अब आप इस गाड़ी को लेकर सड़क पर जा सकते हैं, अपने कामकाज निपटा कर आ सकते हैं जी। लेकिन आप 5-7 साल बाद मना कर देते कि साहब आप इस गाड़ी को इस टेरिटरी में नहीं चला सकते। तो ये दरअसल जो सरकार ने आपको एक वचन दिया जब आपने गाड़ी खरीदी कि आप गाड़ी को इसको 10 साल चला सकते हैं, तो उस वचन का उल्लंघन है। आपने जब आपने रोड टैक्स या जब आपने रजिस्ट्रेशन RC इश्यू की, तब आपने उसमें कहीं ये नहीं लिखी कि साहब अगले 5 साल के बाद आप दिल्ली NCR रीजन में इस व्हीकल को नहीं चला सकते जी। तो एक तो ब्रीच सरकार की इस पॉलिसी के लेवल पर, जिसको मैं ये कहता हूं कि कोर्ट्स भी इस चीज़ को देख नहीं रहे, क्योंकि अब पॉल्यूशन ज़्यादा बड़ा मसला बना दिया गया है, कितना व्हीकुलर पॉल्यूशन है, क्या बाकी चीज़ें अलग है, जी अलग। ये कन्फ्यूजन पूरा का पूरा ट्रिकल डाउन होते हुए अब ऑटो इंडस्ट्री और आम आदमी में आ गया है कि साहब आप EV खरीदें, CNG व्हीकल खरीदें, फ्लेक्स फ्यूल वाला खरीदें, या E25 वाला या हाइब्रिड खरीदें, E25 वाला कंप्लाइंट वाली गाड़ी खरीदें। तो लोग भी परेशान है, कार कंपनियां सोच रही हैं कि मैं EV बनाने पर केपेक्स खर्च करूं या E25 वाले व्हीकल्स को बनाऊं, या फिर अब फ्लेक्स फ्यूल वाले नए व्हीकल बनाऊं। तो आसान तो है नहीं किसी भी नए व्हीकल को या नए इंजन जो आपका कॉन्फ़िगरेशन वाले इंजन को लेकर गाड़ियां बनाना, और कल को सरकार फिर पॉलिसी चेंज कर दे, कह दे कि कोई फ्लेक्स फ्यूल नहीं चलेगा, केवल EV चलेगी, तब आपकी वो फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियां कहाँ जाएंगी। आप कल को मना कर दे कि हम, जैसे दिल्ली में CNG गाड़ियों के आगे चलकर रजिस्ट्रेशन ही बंद होने की बात है कि हम रजिस्ट्रेशन ही नहीं होने देंगे, तो कल को आप दिल्ली NCR में मान लीजिए रजिस्ट्रेशन ही बंद कर दें कि फ्लेक्स फ्यूल का हम गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होने देंगे, गाड़ी को आने जाने भी नहीं देंगे। और सर एक समस्या और मुझे अभी ध्यान में आ रहा है कि पेट्रोल पंप्स पर भी तो ये समस्या हो सकती है सर कि कहाँ आपके पास एक तो लिमिटेड स्पेस होता है, आप कहाँ E25 वाला बनाओगे, E85 बनाओगे, E100 बनाओगे। अभी तो जो है EV इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम लोग तमाम एडिटोरियल्स पढ़ते हैं। CNG को देख लीजिए, लंबी लंबी लाइन है सर, लंबी लाइन लगती, जबकि CNG को स्टार्ट किए दशकों हो गए, और दिल्ली NCR जैसे क्षेत्र में ही अगर आप देख लीजिए कोई भी CNG पंप है, वहाँ पर आपको हमेशा कतारें 15 से 20 मिनट की वेटिंग है सर। और अगर दिल्ली NCR का हालत नहीं, मैं अगर अपने होम टाउन और टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की बात बताऊं तो वहाँ तो रोड किनारे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, जैसा लग रहा है कि भाई जाम लगा हुआ है। बिल्कुल, तो वो जाम क्रिएट करती हैं। तो जब आप CNG जैसी एक मास लेवल पर यूज की जा रही फ्यूल को के लिए आप इतने बड़े तादाद में पंप नहीं बना पाए, तो इन गाड़ियों के लिए फिर क्या कतारें नहीं लगेंगी E20 E25 की। तो ये कई सवाल हैं जो सरकार के सामने दरअसल मौजूद हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सहारा की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। करीब 2 करोड़ निवेशकों से 14,106 करोड़ जुटाने वाले चर्चित OFCD मामले में अब एक नया कानूनी मोड़ सामने आ गया है। जिस मामले में सहारा समूह और उसके निर्देशकों पर सेबी की कार्रवाई को सही ठहराया गया था, उसी मामले में कुछ अधिकारियों को मिली राहत के खिलाफ अब बाजार के जो रेगुलेटर हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।
सवाल ये है कि क्या सिर्फ कर्मचारी होने के आधार पर जिम्मेवारी से बचा जा सकता है, या फिर इतने बड़े फंड जुटाने के मामले में हर संबंधित जो अधिकारी हैं उनको जवाब देना होगा। सर, सहारा वाला मामला फिर से उठ के आ रहा है सामने, और ये 14,000 करोड़ का मामला है। क्या है नया अपडेट, और सहारा में फंसा हुआ जो पैसा है लोगों का, उस पर अगर कोई ताज़ा अपडेट है तो वो भी बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। नहीं, देखिए, अक्टूबर 2018 में सेबी का एक ऑर्डर आया था, एसी आपका जो सहारा का जो कंपनी है आपकी, उसको लेकर, और इसमें जो OFCDs हैं, ऑप्शनल आपके फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर, 14,000 करोड़ के ये डिबेंचर थे जो 1998 से लेकर आपका 2008 तक जारी किए गए। कंपनी कह रही कि ये पब्लिक इश्यू नहीं था, सेबी ने कहा ये पब्लिक इश्यू था, इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए था। और इसके बाद फिर 2018 में सेबी का ऑर्डर आया अक्टूबर में, जिसमें सेबी ने कहा कि साहब आपको ये पूरा का पूरा जो पैसा है ये आपको इन्वेस्टर्स को इसको वापस करना होगा। 2 करोड़ इन्वेस्टर हैं, 1,98,00,000 लाख। इसको लेकर अब जो है सेट ने भी सेबी का पिछले इसी मार्च को 20 मार्च को सेट का एक ऑर्डर आया, जिसमें सेबी के ऑर्डर को अपहेल्ड किया गया, यानी माना गया। लेकिन उसमें एक बात कही गई कि जो कंपनी के जो निदेशक हैं और कर्मचारी हैं जो वो उनको, चूंकि वो कर्मचारी इसलिए वो जिम्मेदारी बच सकते हैं और इसलिए वो एक अपील दायर कर सकते हैं। इस फैसले के खिलाफ सेबी दरअसल अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है और इसका विरोध किया है। दरअसल ये मामला है। चलिए सर, तो OFCD क्या होता है ये हम अपने व्यूअर्स को बता दें। देखिए, OFCD एक प्रकार का जो है निवेश करने का एक साधन है, डिबेंचर होता है ये। निवेशक चाहें तो इसे बाद में कंपनी के शेयर्स में भी इसको बदल सकते हैं। सेबी का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों से पैसा जुटाना पब्लिक ऑफर की श्रेणी में आता है और इसके लिए बाजार नियामक जो हैं यानी सेबी के नियमों का पालन करना जरूरी था। तो ये था पूरा मामला जिसको प्रवीण सर ने आपको डिकोड कराया। लेकिन सर, सहारा में फंसा हुआ पैसा अभी भी जो है आम लोगों की जो है, अगर उससे बात करी जाए, आप करेंगे सर, ग्राउंड उतरेंगे तो उनके लिए बड़ा चर्चा का विषय रहता है। वो लगातार पूछते रहते हैं कि हमारा पैसा क्या होगा, कैसे मिलेगा। हालांकि अमित शाह साहब ने तमाम तरह की जो है प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन ताज़ा अपडेट कुछ सर जो पैसा फंसा हुआ है। देखिए, इसमें इस मामले में एक और दिलचस्प चीज़ है, जो SICCL है आपका, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड जी, इसका तर्क ये है, जो इन्होंने तर्क दिया, उन्होंने कहा साहब हम इन्वेस्टर्स का पूरा पैसा वापस कर चुके हैं और सिर्फ 17 करोड़ रुपए जो है हमारे ऊपर आउटस्टैंडिंग है, बाकी हम सारा वापस कर चुके हैं। जबकि सेबी कह रहा है कि आपको पूरा 14,000 करोड़ रुपए अभी वापस करना है और तमाम जो इससे जुड़े हुए दस्तावेज हैं वो हमको लाकर दिखाने हैं जी। इसको लेकर सेबी ने अपना आदेश दिया। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति है कि क्या सारा पैसा सहारा वापस कर चुकी है जी। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो SICCL है, जो सहारा इंडिया जो जिस मामले में केस चल रहा है, इन्होंने ही पिछले साल असल में 88 अपनी जो संपत्तियां हैं, जिनमें MB वैली है, जिसमें आपका लखनऊ में सहारा सिटी है जी, और जो तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं मुंबई में भी उसको अडानी ग्रुप को बेचने के लिए एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है और आपके तमाम जो रेगुलेटर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं कि किस तरह से किया जाएगा। और तीसरी बड़ी चीज़ इसमें यह है कि इसके साथ साथ जो है जो 25,000 करोड़ का मामला है वो एक अलग मामला है, जिसमें सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो मामला है, जिसमें 24,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम का निर्देश दिया था सेबी ने कि सहारा इंडिया इस रकम को वापस करे। विशाल, चलिए सर, तो आगे बढ़ते हैं। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर जो है AI तकनीकों पर अब सरकारों का नियंत्रण बढ़ने वाला है? AI इंडस्ट्री में उस वक्त हलचल मच गई जब अमेरिकी सरकार के एक आदेश के बाद एंथ्रोपिक को अपने सबसे एडवांस्ड AI मॉडल यानी फेबल 5 और माइथोस 5 की पहुंच जो है अचानक बंद करनी पड़ी। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए जारी किए गए इस फैसले में न सिर्फ जो है टेक जगत को चौंका दिया है, बल्कि ये भी सवाल खड़े कर दिए कि क्या भविष्य में अत्याधुनिक AI मॉडल्स पर देशों की सीमाएं और सरकारी नियम सबसे बड़ा प्रभाव डालेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एंथ्रोपिक को दुनिया भर के जो है कस्टमर्स के लिए अपने चर्चित AI मॉडल बंद करने पड़े? आइए समझते हैं पूरी कहानी प्रवीण सर से। सर, जिस माइथोस को लेकर हम लोग तमाम तरह की जो है खबरें करते थे कि भाई सब कुछ तबाह होने वाला है, जहां सबसे बड़ा लूप होल
आम जनता को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या रेगुलेटर्स को नहीं पता चल रहा है, वहाँ ये पेनिट्रेट कर देगा, वहाँ ये ब्रीच कर सकता है, उसको लेकर अमेरिका की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। क्या है वो खबर और इसका क्या सरोकार है भारतीय परिप्रेक्ष्य में और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए? नहीं, अब देखिए, एंथ्रोपिक के चूँकि जो एआई मॉडल हैं, चाहे क्लॉड एआई हो, चाहे आपका फेबल 5 हो या माइथोस हो जी, इनको लेकर दरअसल पूरी दुनिया में सरगर्मी है। माइथोस को लेकर तो ये बात, बड़ा डर जो है पूरी दुनिया में इस बात का है कि ये कहीं बैंकिंग सिस्टम, आपके तमाम जो पैसे पानी है उसमें सीधी सेंधमारी कर सकता है कभी भी, और ख़ुद से कर सकता है। आपको किसी हैकर या किसी तरह का मैनुअल इंटरवेंशन की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब दरअसल पूरे के पूरे जो माइथोस और जो पूरा फेबल है, इन पर दरअसल अमेरिकी सरकार ने अपना कंट्रोल कर लिया है। और अमेरिका ने साफ तौर पे कह दिया, किसी भी विदेशी व्यक्ति जो कि आपका एंथ्रोपिक का एम्प्लॉय भी हो, उस तक को भी आप इसका एक्सेस नहीं दे सकते। इतनी गोपनीयता या इतना इसकी सीक्रेसी को अब अमेरिका बनाकर रखना चाहता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अमेरिका के हाथ में दरअसल एक बड़ा, अब जो मैं समझता हूँ एक बड़ा बार्गेनिंग टूल या एक बड़ा टूल अमेरिका के हाथ में लग गया है, जिसका इस्तेमाल वो पूरी दुनिया के उसमें कर सकता है। विशाल जी सर, लेकिन अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अमेरिकी सरकार को किस बात की चिंता सताई तब वो जागा इस तरह के जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस करने के बाद? इनको, अमेरिका को ये लग रहा होगा कि इस ये जो टूल हैं, अगर इनका एक्सेस बाहरी लोगों के या बाहरी देशों की कंपनियों के हाथ में लगा तो वो इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ भी किया जा सकता है, आप डिफेंस के क्षेत्र में या बाकी किसी तरह की इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसको ब्रीच करने के लिए। जी सर, तो ये एक बड़ा खतरा दरअसल अमेरिका को दिखाई दे रहा है, और इसके जरिए दरअसल चूंकि सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल जो लीड है वो अमेरिका ने एआई में हासिल कर ली है। और लंबे वक्त बाद, चूँकि आप चाइना को देख लीजिए, जिस तरह का सप्लाई चेन का जो एक अड्डा चाइना बना मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, लंबे वक्त से अमेरिका को इस तरह का कोई बड़ा एडवांटेज था नहीं दुनिया में। और अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के हाथ में एक बड़ा जो है वो टूल लगा है, जिसके जरिए वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। चलिए सर, अब इस खबर का भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या असर पड़ सकता है और भारत में क्यों उठ रही है सॉवरेन एआई की मांग यानी डिमांड, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि इससे कहा गया कि सर इस घटना ने ऐसा सबक सिखाया है कि जो विदेश में हमारे जो लोग काम करते थे इस मॉडल को लेकर, उनका कामकाज ठप हो गया है और पूरे प्रोजेक्ट पर काम करने वाले जो लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं। और ये सॉवरेन एआई वाला मामला क्या है, ये भी समझाइए। नहीं, सीधे तौर पर जब इस तरह की, जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जब तेल रुक गया, तेल की सप्लाई रुक गई, तो उसने भारत को विवश किया कि साहब आप अपने अंदर देखिए कि किस तरह से आप, चाहे एथेनॉल का यूज हो, चाहे बाकी एनर्जी की जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसको आप किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, चाहे पाइपलाइन के जरिए एलएनजी को लेकर आना हो, इस तरह के कौन से उपाय आप कर सकते हैं, आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंट आप किस तरह से जी इन चीज़ों में हो सकते हैं। ठीक उसी तरह का मामला ये है कि भारत ने एआई में अपना कोई ऐसा बड़ा मॉडल नहीं तैयार किया जिसके बूते तमाम चीज़ों को किया जा सके, और हम पूरी तरह से अमेरिकन जो एआई मॉडल हैं, चाहे ओपन एआई हो, चाहे एंथ्रोपिक के एआई मॉडल्स हो, उन पर डिपेंड होने लगे। हाल में टीसीएस ने बड़ी डील की थी एंथ्रोपिक के साथ, जी याद होगा आपको, 50,000 से ज़्यादा जो टीसीएस के एम्प्लॉई हैं, आधे लोगों को आपने समझाया था कि आधे लोग जो है काम करेंगे, जो वर्कफोर्स में रहेंगे, और आधे लोग जो है एआई पर आधारित होंगे। तो वो पूरा का पूरा लेकिन एंथ्रोपिक के साथ डील है, उसके क्लोड एआई के साथ संभवतः, और वहाँ 50,000 लोगों को ट्रेन करने की का व्यवस्था की जा रही है। अब ऐसी कोई मॉडल दरअसल भारत में डेवलप नहीं किया गया, और इसीलिए जब अमेरिका ने पूरी तरह से इस पर रोक लगा दी कि आप हमारे सबसे एडवांस जो एआई मॉडल्स हैं इसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तब भारत में अब इस तरह की डिमांड उठ रही कि साहब अब आप अपना एक जो सॉवरेन एआई मॉडल है, कम से कम अब उस पर इन्वेस्ट करना, उसको खड़ा करने की सोचना होगा, क्योंकि दुनिया फिर, या अमेरिका और चाइना अभी इन्हीं दोनों का दबदबा है, वो कहीं आगे निकल जाएंगे और भारत पीछे छूट जाएगा। सर इसी के साथ अगला सवाल ये आता है कि रुचिर शर्मा जैसे लोग और शंकर शर्मा जैसे लोग की बात, अनंत नागेश्वर साहब की बात, और स्पेस आईपीओ पर जो है उदय कोटक साहब की जो बात आई, इन चारों महानुभावों के
जो कथन है देखिए उसको कैसे देखा है? उदय कोटक कह रहा हूँ, रुचिर शर्मा की बात 100% सही साबित हो रही है यहाँ पर कि भारत एआई की रेस में काफ़ी पिछड़ गया। पीछे दिखाई दे रहा है। जो आपका एआई का जो पूरा का पूरे जो कैपेसिटी है भारत की, जीपीयू हो या एआई सर्वर्स हो, उस सब में भारत उसकी कैपेसिटी को तैयार करने में भारत पीछे है। टैलेंट का पूल भारत के पास है, लेकिन आपके पास कैपिटल की कमी है। आपके पास एआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके जरिए आप मॉडल्स खड़े कर सकते हैं, उसका दरअसल भारत के पास अभाव है। तो ये जो रुचिर शर्मा की एक वार्निंग कह लीजिए, या एक आप समझिए कि एक उन्होंने एक जो आई फ्यूचर ओपनर। का बिल्कुल बात कही, वो आप उसको समझ लीजिए, लेकिन वो बात यहाँ पर सही दिखाई दे रही है विशाल। लेकिन सर एक पक्ष तो ये भी कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ जो है तमाम देश की जो है प्रमुख जो आईटी कंपनियां, उन पर क्यों दोष मढ़ा जा रहा है? क्या और लोग भी तो सामने आ सकते थे, वो पैसा लगा सकते, जैसा आपने कहा कि केपेक्स की ज़रूरत है, मोटे पैसे की ज़रूरत है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं इस विवाद में नहीं पड़ रहा हूँ, क्यों नहीं आईटी कंपनियाँ जितनी वो मिल जाएँ और तमाम जो देश के महान दिग्गज बिजनेसमैन कहिए, टाइकून्स कहिए, वो सब मिलकर पैसा लगाएं और इस चीज़ को डेवलप करें? बिल्कुल किया जाना चाहिए। और हम लोगों ने उस दिन भी डिस्कस किया था कि जीडीपी का 0.7% ही आप आरएनडी पर डेवलप कर रहे हैं। मोहनदास पई साहब कह रहे हैं कि 3 से 4% जब तक आप नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा। यही बात कंपनियों के लिए लागू होती है कि साहब आप बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कैश फ्लो हैं, 1-1 लाख करोड़ रुपए के सालाना के प्रॉफिट हैं आपके, और उसके बावजूद आपने एआई पर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी ने नहीं किया। आप डेटा सेंटर बनाने और इस तरह की जो साइड की जो चीज़ें हैं या एसोसिएटेड जो सर्विसेज हैं, उस पर तो आप फोकस कर रहे हैं, लेकिन आप जो उसका मूल है, ओरिजिन है, वहाँ पर भारत की कंपनियाँ असल में फोकस भारत की कंपनी। चलिए अंतिम में सर अनंत नागेश्वरन साहब वाला भी बात समझा दीजिए, और ये उदय कोटक साहब वाले। अनंत नागेश्वरन साहब कह रहे हैं और उदय कोटक तकरीबन एक सी बात कह रहे हैं कि साहब जो है उदय कोटक साहब का कहना है कि साहब जो जिस तरह से स्पेस एक्स की लिस्टिंग हुई है वो बहुत चौंकाती है। आप वैल्यूएशन कम है, ज़्यादा है, उसको लेकर आप सवाल मतलब खड़े कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि ह्यूमैनिटी मतलब दुनिया के बाहर कहाँ एक्सपेंड होकर जा सकती है, कहाँ अगला ठिकाना हो सकता है मनुष्यों का जहाँ पर उनकी रिहाइश हो सके, और स्पेस एक्सप्लोरेशन, इसमें जो बड़ी संभावनाएं इन्वेस्टर्स को दिखाई दी है, तभी स्पेस एक्स की इतनी भारी भरकम वैल्यूएशन पर लिस्टिंग हुई है। अनंत नागेश्वरन साहब का कहना है कि साहब जो है एआई के स्टॉक्स का एक बबल दिखाई देता है, और लेकिन उन्होंने इसके बावजूद कहा है कि हालांकि ये बबल दिखाई दे रहा है, लेकिन एआई में बड़ी संभावनाएं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। कंपनियां तब भी रहेंगी। जैसे एक बड़ा उदाहरण ये दिया जाता है कि 2000 में जब .com का बबल आया और वो बस्ट हुआ जी, तब तमाम कंपनियां जिनके शेयर ऊंचे दाम पर पहुंच गए थे, पीक पर चले गए थे, वो तो खत्म हो गए, कंपनियां खत्म हो गई, लेकिन उसने इंटरनेट को खत्म नहीं किया। इंटरनेट तब से और आज के आप दौर में देख लीजिए कितना उसमें बड़े बदलाव आए हैं। यही चीज़ आज के जो एआई के दौर को लेकर कही जा सकती है कि साहब भले ही एआई की कंपनियों के वैल्यूएशन ऊंचे हों, उनकी स्टॉक बहुत चढ़ गई हों, आगे जाकर उनमें गिरावट भी आए, लेकिन एआई का दौर यहाँ से खत्म होने वाला नहीं है। इस बात की जो है एक संभावना जताई जा रही है। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नहीं।